एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? सब कुछ बढ़िया है। अब ठीक है, आ गया। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून श्रेया, तनु, शुभम, परमीला, लक्ष्मी, ऋतु, रीत बेटा। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। ठीक है। नाउ दिस साउंड इशू इज सॉर्टेड। सब बढ़िया। ठीक है। प्रीत जस्ट अभी देखो, सिंपल सी बात बता रहे हैं, अभी बहुत वक्त है। धीरे धीरे 1-2 घंटे भी पढ़ोगे डेली एसएसटी का तो कहीं भी नहीं गया तुम्हारा सीटेट का एसएसटी वाला पोर्शन। ठीक है। सो जस्ट फोकस करो, रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लो एंड आराम से हो जाएगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। एंड आज हम एज यूजुअल हमारा ज्योग्राफी करेंगे, बिकॉज हमारा जो है क्लास नहीं हो पाया था किसी कारणवश। ठीक है। चलिए उसी के साथ साथ धीरे धीरे हम आपको एक अलग से टेलीग्राम भी बना देंगे एसएसटी के लिए, जो भी सारी पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और बहुत सारा जो सोशल मीडिया होता है वो भी शेयर कर देंगे। ठीक है। सो दैट अगर आपको कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही, कोई भी क्वेरीज आ रही, तो आपकी हैंड टू हैंड सॉर्ट कर दी जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे, बट धीरे धीरे आप लोग यहाँ पर अपनी एक अच्छे से नींव जो है बहुत ज्यादा जो कमजोर है उसको मजबूत बनाने की कोशिश करो, तभी क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। बिकॉज सीटेट में बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, वन वर्ड से नहीं निकलेगा, है ना। चलिए आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। हमारी आज चौथी क्लास है। बाकी 3 क्लासेस जो हैं वो आपको यहीं पर चैनल पर मिल जाएंगी। आपको लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा नीचे जाओगे तो वहां पर क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर तैयार हो, ठीक है सुमोना बेटा, डेफिनेटली हम लोग इसकी इंटेंसिटी क्लासेस को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और अब आने वाले लगभग जब तक हमारा पेपर है तब तक आपको लगभग क्लासेस बहुत सारी मिल जाएंगी। तो अब आप लोगों को चिंता परेशानी नहीं करनी। अब हम यहाँ पर आ गए हैं और तुम्हारी चिंता परेशानी अब समाप्त हो गई है अभी इसी वक्त। चलिए अगर आप लोग रेडी हैं तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जो हम लोग पूरी सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर की, इससे आपका हर एक टॉपिक क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि हम मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ कैसे रिवाइज कर पाएंगे। दिस इज मोर लाइक अ रिविजन सीरीज, एज वेल एज आपको बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये जो पीडीएफ्स है, मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि एक टेलीग्राम ग्रुप जैसे लेट्स लर्न एसएसटी करके कुछ यहाँ पर बनाया जाए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी पीडीएफ गुम ना हो और जो भी सारी चीजें वो एक जगह पर कंपाइलेशन आपको मिल जाए। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास और पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। अगर आप लोग रेडी हो, कुर्सियों की पेटी मान लो, और बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में ज्योग्राफी के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। चलो बाकी चीजें होंगी वो क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए ओके, रेडी हैं हमारे सारे प्यारे बच्चे। और अब हम अपनी पहली जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ एक और बात आप लोगों से पता नहीं, आज की क्वेश्चन लगभग 2021 और 22 का ही कंपाइलेशन है। ओके। उसके बाद पैटर्न बहुत इंटेंसिफाई होता जा रहा है, बहुत ज्यादा हैवी से सवाल आ रहे हैं। ओके। चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा तो उसके लिए अभी हम हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए कह रहा है इंसुलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। आतपन प्रभावित होता है किससे? बादलों से प्रभावित होता है, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश से प्रभावित होता है, या फिर जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर और धूल के जो कण होते हैं उनके द्वारा प्रभावित होता है। आपको क्या लगता है? ठीक है। हाँ जी बेटा। ओके ऋतु शर्मा बेटा बहुत बढ़िया आंसर देंगे मैम, हमें ये लगता है। ठीक है मैम, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी जरूरी है जूनियर सेक्शन में। एनसीईआरटी हमारे लिए ग्रंथ है। एज अ टीचर अगर बनना है तो एनसीईआरटी आपका ग्रंथ है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो तुम्हें टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं हुई आज तक। तो द फैक्ट दैट हमारी जो पूरी की पूरी बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी होल्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है। चलिए है ना, ये पेपर 2 के लिए क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। अब इंसुलेशन का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो सारे दिमाग के दरवाजे खोलेंगे। तो सभी बच्चे प्यार से अभी ये बताएंगे कि हमारा इंसुलेशन का मतलब ही क्या होता है। हमारी पृथ्वी पर जो सूरज की किरणें आती हैं उसी को ही क्या हम इंसुलेशन कहते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये है हमारी पृथ्वी, ये है बेटा हमारी पृथ्वी, और हमारा सूर्य है इससे कई लाख गुना बड़ा है। ठीक है। लगभग 119 गुना हमारा क्या है? सूर्य बड़ा है। तो जब हम लोग यहाँ पर सूर्य की रोशनी देखते हैं, तो हमें एक चीज समझ आती है। जो हमारे पास सूर्य से आने वाली रोशनी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुन रहे सभी प्यारे बच्चे। ये जो हमारे पास सूर्य से आने वाली किरणें हैं, इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोलर इंसुलेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना।
जब ये किरणें हमारी पृथ्वी की सतह पर आएंगी या तो ये डायरेक्टली आएंगी, लेकिन बाय चांस अगर इनको रास्ते में कोई मिल जाता है, रास्ते में कौन मिल सकता है वो आप सभी जानते हैं। अगर हमारे ऑप्शन में यहाँ पर क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इतनी बात सभी प्यारे को बच्चों को पता है, और वो हमारा सन है। क्योंकि सन की रेज अगर डायरेक्टली पड़ रही है तो इसको कहते हैं सोलर रेडिएशन, या फिर इसको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में सोले जो है इंसुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेशन। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में जाएं और समझें कि क्या बादल अगर बहुत होंगे तो हमारी धूप की किरणों पर फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली मैम। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर बीच में काले बादल छाए हुए हैं, है ना, बादल जो है गोल नहीं होते, बादल अगर हमारे यहाँ पर छाए हुए हैं तो क्या हमारी इंसुलेशन यहाँ पर कट होगी? क्या हमारी धूप से जो हमारी किरणें हैं वो कम होंगी? तो हम बोलेंगे यस मैम। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि कौन कहाँ बैठा है, क्या उससे भी फर्क पड़ेगा? तो ये हमारी जो इंसुलेशन है बेटा, ये जो हमारा अक्षांश दिया हुआ है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाई थी। बेसिकली लैटिट्यूड क्या होता है? जो लेटी हुई लाइंस होती है। तो अगर मान लीजिए आप यहां पर सिचुएटेड हो, पूरे भारत के आप यहां पर रह रहे हो, या फिर आप यहां पर रह रहे हो, ठीक है, आप जो भारत के सदस्य हो, अगर मान लीजिए आप यहां पर रह रहे हो तो बहुत ठंडी लगेगी, यहां पर रह रहे हो तो बहुत गर्मी लगेगी। सो डेफिनेटली जो सोलर इंसुलेशन है, जो इंसुलेशन सूरज की वजह से आ रही है, जो किरणें हैं, वो लैटिट्यूड पर भी निर्भर करती है। उसके पीछे कारण क्या होगा वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैम ये डिस्टेंस कम होगा और ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसके वजह से सोलर की परसेंटेज में कमी आएगी। सो लैटिट्यूड ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। समझ में आया सभी प्यारे बच्चों को? और लास्ट में बचता है वाटर वेपर और डस्ट। जब बहुत ज्यादा धूल के कण, बहुत ज्यादा यहाँ पे पता है ना, धूल के कण जब इकट्ठा हो जाते हैं, जो वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है, यही बारिश करता है ना। अगर मान लीजिए ये बहुत ज्यादा है तो बेटा धूप बहुत छन छन के आएगी। तो कैसे आएगी? बहुत छन छन के, और बहुत ही कम मात्रा में धूप आएगी। सो डेफिनेटली वी कैन से कि ऑल द थ्री फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये तीनों के तीनों फैक्टर किसी भी धरती पर आने वाली सूरज की किरणों पर इफेक्ट डालती है। वेदर जितना क्लीन होगा, जितना आसमान चमकेगा, धूप उतनी तेजी से लगेगी। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? जल्दी से बताओ। तो आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? आंसर हमारा सिंपल से तरीके से क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी डी। ए बी सी डी नहीं, ए बी सी हमारा तीनों की वजह से हमारा आंसर ये होगा कि इंसुलेशन पर फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। सुनैना बेटा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करता है यहाँ पर। बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया है, थोड़ा सा रिपीट हो गया सवाल, सो दैट आपका रिवीजन आपको पता चल जाए कि कैसा चल रहा है। जल्दी से सवाल को करेंगे। प्लैनेट यानी कि सोलर सिस्टम से पूरा सवाल है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ सही है? ठीक है, प्लैनेट जो कि अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर से कंप्लीटली मैच्ड हैं। चलो करते हैं। जुपिटर को आउटर प्लैनेट कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, वीनस चट्टानों से बना है, वीनस इज मेड अप ऑफ रॉक्स, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, या जुपिटर आउटर प्लैनेट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, रेहाना, अनिता, सुमन बेटा बहुत बढ़िया। लेट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पर क्या, ये मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस क्लास में डेफिनेटली। अब हम यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कलाकारी करेंगे आज, ऐसा दिमाग में पूरा सोलर सिस्टम फिट करेंगे कि मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड को करेंगे ब्लैक। ठीक है, इसको बैकग्राउंड को करेंगे हम लोग पूरा एकदम ब्लैक, वो भी जेड ब्लैक। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हम बनाते हैं अपना सूरज। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे हैं सूरज भाई साहब। इनको हमने यहां पर बना लिया, अभी पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि सारी जगह तो यही घेर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर याद रखना ये है हमारा सूरज। अब सारे के सारे प्लैनेट्स अपने अपने कहां पर घूमते हैं? सारे के प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट, अपने अपने एक्सिस पर घूम रहे होते हैं। तो जो सबसे पहले प्लैनेट आता है उसकी बात कौन करेगा? हमें देखते हैं। सबसे पहले जो पृथ्वी के नहीं बल्कि सूर्य के सबसे नजदीक है वो है मर्क्यूरी। कौन सा बेटा? वो है मर्क्यूरी। तो यहां पर अगर आपको कोई बोले कि हमारा जो मर्क्यूरी प्लैनेट है, ठीक है, जो हमारा क्या है बेटा, जो हमारा मर्क्यूरी प्लैनेट है, हम उसको थोड़ा सा यहां पर आपके लिए बना देते हैं। तो जब हम मर्क्यूरी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम यहां पर मर्क्यूरी की बात करते हैं तो हमारा मर्क्यूरी है यहां पर। मर्क्यूरी के बाद एक और प्लैनेट आता है,
एक और प्लैनेट आता है, 8 प्लैनेट बनाने अपने को, और ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों को अलग अलग दूरी पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना सारी प्यारी बातें। ठीक है, ये हम लोगों को क्या है, ये हम लोगों को पूरा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक लाइन हमारी थोड़ी सी कम रह गई है, उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि लास्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही है समझ में? हाँ जी। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर किसको रखें, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर मर्क्यूरी को रखें, ये है हमारा प्यारा प्लैनेट मर्क्यूरी। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है हमारा प्यारा प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद आता है हमारा वीनस। कौन आता है? वीनस। ठीक है, तो यहां पर आप लग सकते हो वीनस को, थोड़ा सा ऐसे ही बना रहे हैं, वीनस आ गया। वीनस के बाद आएगा अर्थ। ठीक है, अर्थ के बाद कौन आएगा, कौन बच्चा बताएगा यहां पर, जल्दी से बताएंगे। अर्थ के बाद कौन आता है, इसका नाम लिख देते हैं, पृथ्वी है ये हमारी, फटाफट से बताओ। ये हमारा अर्थ हो गया यानी कि हमारी पृथ्वी, ये हमारा वीनस हो गया यानी कि शुक्र, और मर्क्यूरी आपको पता ही है, वेरी गुड। यहां पर बेटा कौन सा आएगा, यहां पर आएगा मार्स। तो याद रखना यानी कि मंगल ग्रह। ठीक है, ये हमारा पूरा एक पैटर्न है। ठीक है, ये क्या है बेटा, बहुत बढ़िया अंजुम बेटा, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा शुक्र है, और ये हमारा क्या है, मर्क्यूरी को क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बताएंगे, बुध ग्रह। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों को यहाँ पर बातें बहुत ही बढ़िया से पता होनी चाहिए। इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब याद रखना ये चारों के चारों प्लैनेट क्या कहे जाते हैं, इनको बहुत 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 जरूरी हमें याद रखना है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखनी है। इनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, चारों को जो अभी हमने पढ़ाया है। ये सीधा सवाल आएगा, निम्नलिखित में से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जिन पर कोई स्थल है, जिन पर कोई पैर रखने की जगह है, यानी कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ वाटर वेपर या गैसेस, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है। ये चारों जो कि सूर्य के बहुत निकट हैं, इसीलिए इनका नाम अंदरूनी प्लैनेट भी रख दिया। इसीलिए इनको क्या कहा गया, अंदरूनी प्लैनेट भी कहा गया, इनर प्लैनेट भी कहा गया। इतनी बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी के बहुत निकट है, इसीलिए मैम इनको क्या कहा गया, इनको क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत निकट हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट भी कहा गया। बात क्लियर है? इन्हीं को ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाएगा, और इन्हीं को ही इनर यानी कि जो अंदरूनी ओर है। ये ज्यादातर चट्टानों से बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। इतनी बातें क्लियर रखना। अब जो बाहरी तरफ होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो ऑब्वियसली क्योंकि वो सूर्य से काफी दूर है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, वो याद रखना यहां पर। ठीक है, याद रखना बेटा, यहां पर आप लोगों को याद रखनी है एक ट्रिक, और वो है जेसन, है ना। क्या है जेसन, यहां पर जो है जी सन। अब सन क्योंकि इतना बड़ा है ना, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर पूरा मिल रहा है, जो कि सेंटर में सूर्य है, और ये घूम रहे हैं। अभी तो हमने आधा बनाया ना इस पूरी पे, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पूरा हमको बहुत बड़ा है दिखने को मिलता है। अभी हमने सिर्फ आधा देखा है, क्योंकि पूरा बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर समझना होगा कि एक ही ट्रिक है इसकी, और वो है क्योंकि सूरज जी बहुत बड़े हैं तो सब कहते हैं जी सूरज जी। तो यहाँ पर क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बस यही तो पूरी कहानी है जो आपको याद रखनी है। अरुण, वरुण, और क्या है बेटा यहाँ पर शनि, जिसको कि कहता है ना शनि की दशा खराब चल रही है, बहुत स्लो रोटेशन करता है, बहुत रेवोल्यूशन काफी स्लो है शनि का। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या है, बृहस्पति जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, हमने यहाँ पर अभी तुम्हारे लिए इसको बना देते हैं, सबसे बड़ा इसको बनाएंगे यहाँ पर अभी के अभी। ठीक है, तो अरे भैया अरे, ये है हमारा सबसे बड़ा ग्रह जो कि हमारा क्या है, बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा आता है सैटर्न। सैटर्न की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली सवाल जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो है इसके चारों तरफ एक तरीके से एक क्या मिलती है, एक रिंग मिलती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, इसके चारों तरफ एक रिंग मिलती है, यानी फिर उसके बाद आपको पता ही है हमारे 4 प्लैनेट, 2 और बचते हैं, यूरेनस और यहाँ पर नेपच्यून। बस प्लूटो था, अब नहीं है। तो ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि जो दूसरी तरफ है, ठीक है बेटा, जो दूसरी तरफ है वो याद रखना, ये क्या है, जो दूसरी तरफ है यहाँ पर, इनको हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि मैम ये कैसे हैं, ये हमारे से थोड़ा दूर है, तो इसलिए हमारे से नहीं, सूर्य से, इनको इसलिए हम बाहरी ग्रह कहते हैं। बेटा बहुत बार पूछा जाता है।
अब आपको याद रखनी है एक ही चीज, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा ना, यही तो याद करना है, दूसरा खुद आ जाएगा। अच्छा, आउटर के अलावा किसी को पता है कि इनको क्या कहते हैं? आउटर के अलावा कोई हमें बता सकता है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से, है ना। अब ये जो चारों प्लैनेट्स हैं दे आर मेड ऑफ गैस, ये बने होते हैं बेटा गैसेस से। किससे? यानी कि मैम ये क्या है, ये गैस से बने होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आज का एक छोटा सा होमवर्क दे रहा है जो कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि जोवियन प्लैनेट्स कौन से होंगे। अब क्या बताना है? जोवियन प्लैनेट्स कौन से होंगे। तो अब यहां पर आंसर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे सवाल का। क्या जुपिटर एक आउटर प्लैनेट है? एब्सोल्युटली यस। तो यहां पर आंसर हो जाएगा यस। क्या हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि अर्थ की सतह पर 70% पानी मिलता है और जब हम उसे सौर मंडल से देखते हैं तो उसका रंग हमें नीला दिखता है, तो ये भी करेक्ट है। क्या वीनस चट्टान से बना है? तो डेफिनेटली वो भी सच है क्योंकि यहाँ पर जेसन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो वीनस हमारा जो शुक्र ग्रह है बेटा उसकी बात हो रही है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे। एवरीडे 12:45 आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, चिंता परेशानी नहीं करनी। अगला सवाल करते हैं फटाफट से। चलिए अगला सवाल करिए पहले जल्दी से। असर्शन रीजन वाला है, असर्शन रीजन वाला ऑप्शन नेक्स्ट में देते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है। चलिए ये कमेंट सेक्शन में बतानी है। मौसम बेटा बहुत बढ़िया। चलिए आंसर बताएंगे। रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दिए गए कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहले स्टेटमेंट, लेट जस्ट रीड द स्टेटमेंट। सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, ठीक है, ओके। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। जब भी आपको असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन करने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, कुछ भी नहीं करना, उसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। जहां पर ये वाली स्टेटमेंट यानी कि जहां पर असर्शन खत्म हो रहा है उसके बाद बिकॉज लगाओ। बिकॉज को हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि, क्योंकि कहते हैं, ठीक है। आई होप हिंदी में ठीक लिखा होगा। बिकॉज को क्योंकि कहते हैं। बताओ क्योंकि जनसंख्या के वितरण, दोनों में कोई रिश्ता बन रहा है? बताओ बिकॉज लगा क्योंकि लगा के रिश्ता बनाओ। दोनों सही हैं, बोथ आर ट्रू एंड रिलेटेड। चलिए इसकी जो है थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। कह रहा है, देखो वैसे तो अगर हम यहाँ पर, अगर आपको एक छोटू सा यहाँ पर बात समझाने की कोशिश करें तो ये हमारा, आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे कि ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये है हमारा प्यारा खाते पीते घर का भारत, ठीक है। हमारे पास हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां हैं, एक इंडस है, एक ब्रह्मपुत्र है, एक गंगेज है ना, जिसको गंगा भी कहते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि इंडस हमसे थोड़ी नाराज है तो वो पाकिस्तान खुद से दोस्ती करी हुई है उसने, लेकिन जो हमारी गंगेज है बेटा वो हमारे कहां? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और हमारी ब्रह्मपुत्र एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश से यूटर्न लेके भारत में एंटर करती है और वो भी यहाँ पर अपना बे ऑफ बंगाल में ही गिर जाती है। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है, वो जहां पर आप लोगों से पूछा ये जा रहा है कि लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अगर हमें यहां पर माउंटेनियस नहीं लिखा होता तो शायद ये स्टेटमेंट गलत भी हो जाती। पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर मैम हमसे ये पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो सबसे ज्यादा वहीं पर है जहां पर गंगा बहती है। लेकिन हमारे आगे माउंटेन, पर्वतीय वाले इलाकों में कम जनसंख्या होती है। ब्रह्मपुत्र जो मेजरली भारत में पहाड़ों के रास्ते से आती है, वहां पर जनसंख्या कम होती है। अब कम क्यों होती है वो आप जान सकते हो, क्योंकि पर्यावरण के द्वारा दिया गया जो पूरा अभी स्थिति है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों भाई? तुम लोग अभी भी यहाँ पर हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन्हीं एरियाज में जनसंख्या का घनत्व है। क्यों लोग लेह लद्दाख नहीं रहने जा रहे? क्यों लोग राजस्थान के मरुस्थल में रहने नहीं जा रहे? क्योंकि मैम वो इंसानों के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि मैम वहीं पर ही यहाँ पर क्या होगी, इन्वायरमेंट ऐसा है कि माउंटेन है। पर्यावरण हम लोगों को क्या बता रहा है कि पर्वत है, लैंडस्लाइड हो सकती है। क्यों भाई पर्वत में रेलवेज नहीं बनाई जा रही? क्यों पर्वत पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री उद्योग नहीं फैल रहा है? क्योंकि मैम एनवायरमेंट अलाउ नहीं करता है। हेंस बोथ आर ट्रू, ठीक है। अब यहां पर एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि एक शब्द होता है बहुत बार रिपीट होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या है बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इस पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व,
ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर के तहत ही समझाने की कोशिश करूं कि ये क्षेत्र ए है, ठीक है, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर कुछ भी, और यहाँ पर इसको बी नाम दे देते हैं, ये हमारा बी क्षेत्र है। मान लीजिए ए क्षेत्र में कुछ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कोई ए एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, गली में बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं, हर रोज ट्रैफिक का इशू रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, पानी में गली मोहल्ले में लड़ाई होती है, और एक बी क्षेत्र है जहां पर लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और पता भी नहीं कि कौन कहाँ रहता है। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से ए या बी में से हाई डेंसिटी कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बताएंगे फटाफट से, सुमन बेटा बहुत बढ़िया, कृष्णा जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, वेरी गुड। पॉपुलेशन इन डेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट स्क्वायर एरिया, कि पर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे होते हैं वो बताते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मैम यहां पर ऑप्शन ए में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। अब बताओ, बात समझ में आई, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों होगी, ये कौन बच्चा बताएगा। हाई मतलब क्या हो गया बेटा, अधिकतम, ठीक है, क्या हो गई, अधिकतम, यहां पर क्या है, जनसंख्या का घनत्व है, लेकिन यहां पर मिनिमम है मैम, यहां पर तो लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मिनिमम रह क्यों रहे, क्यों यहाँ पर बहुत चोरी होती है, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, हाँ जी, यही रीजन हो सकता है कि मिनिमम घनत्व इसलिए है क्योंकि फेवरेबल नहीं है, लोग अपने घर नहीं बना पा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है, बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है तो सब कुछ फसल नष्ट हो जाती है। वाई स्टिल यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस, जबकि राजस्थान तो सबसे बड़ा राज्य है, समझ रहे हो। तो हमारी जो पूरी की पूरी फिजिकल फीचर्स होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो पर्यावरण होता है, वही तो बता। लेह लद्दाख इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, ठंड बहुत पड़ती है, वहां पर वेजिटेशन नहीं हो पाएगी, वनस्पति नहीं हो पाएगी, इंसान काम पर कितना जाएगा, एक स्कूल है लेह लद्दाख में, ज्यादा 2 स्कूल हो जाएंगे। तो जहां पर भी ये फैसिलिटीज एनवायरमेंट अलाउ नहीं करेगा, जहां हमारी गर्मी से मौत हो सकती है, ठंड से मौत हो सकती है, तो इंसान वहां नहीं जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें बेटा यहाँ पर क्या होंगी, इतना डीपली समझा दिया कि किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाए तो आप उसको कर लोगे, है ना। वेरी गुड अथर बेटा। बैड क्लाइमेट होगा, अनबियरेबल होगा, ठंड बहुत लगेगी, गर्मी बहुत लगेगी, खाने पीने का क्या खाओगे, अभी तो मैगी बना के खा लियो, तुम्हें पता है कि इतनी ठंड होती है एक जमाने में लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के द्रास एरिया में, कि तुम्हारे को बहुत ठंड लग रही है, तुमने आग में हाथ सेक लिया या बाहर किसी चीज से उसको गर्म करने की कोशिश करी, हाथ जल जाता है, इट इज दैट कोल्ड। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो कि होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का आंसर क्या होगा कि दोनों ही कथन सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके कृष्णा, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल बेहतरीन तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, सवाल पढ़ाया है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, ओके। यहाँ पर हमें दीवार के नहीं, दिमाग के दरवाजे खोलने है ना, खिड़कियां से नहीं झांकना है, अपने दिमाग की खिड़कियों का इस्तेमाल करना है। चलिए करिए। शेल के बारे में यानी कि रॉक्स के बारे में कुछ कथन है, उनके बताइए सही है या गलत। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। इग्निशियस आर फॉर्म फ्रॉम मैग्मा। आग्नेय शेल मैग्मा से बनती है। डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। एक बात तो हमें पता है कि मैम हम ये तो जरूर कर सकते हैं कि हमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट पता है, तो जहां पर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना तो हम यहाँ पर समझ गए हैं कि जहां पर आग होगा वहां पर, जहां पर आग होगी वहां पर लावा और मैग्मा उसके दो पक्के साथी भगे भगे आ जाएंगे। तो हमारा क्या है बेटा, ए तो हमारा, सॉरी बी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर ए और सी में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आइए इसको देखते हैं। कोई भी नेचुरल मिनरल, जो नेचुरल मास है जो हमें अर्थ के क्रस्ट पर मिल रहा है, उसे हम चट्टान ही कहते हैं, यानी कि वो बहुत ही भारी भरकम क्या है, नेचुरल मास है, तो हम उसको डेफिनेटली क्या कहते हैं, क्रस्ट पर जो भूतल है उस पर मिलने वाला उसको हम चट्टाने ही कहते हैं, जिससे आने वाले समय में मिट्टी बनेगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, और वो इसलिए गलत है कि छोटू सा वर्ड यहाँ पर हम लोगों से खेला गया है। और डेक्कन प्लेट्यू इज नॉट मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, बल्कि ये बसाल्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा, ये बसाल्टिक एरिया है, यहाँ पर ये हमारा बसाल्ट जो होता है उससे बना हुआ है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जैसा जो हमारा क्षेत्र है
वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में जाता है। लेकिन जो हमारा डेक्कन पठार है, जो मिडिल, जिसको हम सेंट्रल पार्ट में भी रख सकते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा बसाल्टिक एरिया कहलाता है। बसाल्ट सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि वहां पर कपास की खेती यानी कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल ज्यादातर कारगर होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए और बी बिल्कुल कथन सही है, बल्कि सी में थोड़ा सा हमारे साथ खेला हो गया है। बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेनाइट कहाँ मिलता है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले एरिया में। ओके, चलिए, ठीक है, अगला सवाल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगला सवाल करो, फटाफट से, जल्दी से करो। सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, इतनी उम्मीद तो मुझे आप लोगों से अब तक हो ही चुकी है कि आप कितना भी बड़ा सवाल होगा आप लोग कर लेंगे। चलो बताओ, पढ़ें सवाल को। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलो बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन। कह रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैज टिडल मील फार्म्स। कथन कहता है भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। टिडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट वाइड ओपनिंग्स ऑफ द सी। कारण कहता है ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। बच्चों को लग रहा है कि ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक शब्द हम लोगों को समझना होगा, एक शब्द हम लोगों को बहुत ज्यादा समझना होगा यहां पर, वो क्या है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं अभी आपको एक बहुत ही बढ़िया सा पानी का चलता हुआ पाइप दे दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक कोई भी पानी का चलता हुआ मैं आपको पाइप दे दूं और वो जिस स्पीड से आ रहा है, ध्यान से सुनना, वो जिस स्पीड से, पाइप तो सबने देखा होगा अपनी जिंदगी में, कभी फूल पौधों को प्यार किया ही होगा तो पानी दिया होगा, या मम्मी ने कहा होगा कि बेटा कूलर भर दो, तुम्हारा मस्ती का मूड होगा तो तुमने क्या करा होगा। अगर तुम्हारा मूड खराब होगा तो तुम उस पाइप के पानी को आराम से जैसे भर रहा है भरने दोगे, उसको कहीं चिपका के चले जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी तरह थोड़ा खुराफाती हो तो तुम कुछ ना कुछ करोगे और जो पाइप का मुहायना उसको अंगूठे से दबा के उसकी जो धारा है वो दो तरफ कर दोगे, तो धारा में तेजी होगी, क्योंकि जो मुंह था किसका, पाइप का, वो बहुत आपने नैरो कर दिया, चौड़ा नहीं किया, पतला कर दिया। तो यहां पर आपके साथ थोड़ा सा खेला गया है, ध्यान से पढ़ना। डेफिनेटली जो कच्छ एरिया यानी कि जो गुजरात वाला एरिया है, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ एंड हमारा सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया में पानी बहुत तेजी से बहता है, तो वहां पर हम पानी वाली बिजली जनरेट करते हैं। ठीक है, टर्बाइंस लगा के करंट जनरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन याद रखना, जो हमारी टिडल माने कि क्या मतलब होता है बेटा, जो टाइड्स, समुद्र की जो लहरें हैं उनसे बिजली बनाई जा रही है, उनमें इतनी पावर होती है, इतना करंट होता है कि उनसे बिजली भी बनाई जा सकती है। तो यहां पर आपके साथ एक शब्द से खेला गया है और वो शब्द है यहां पर वाइड। ये वाइड नहीं होता है, चौड़ा नहीं होता है। मान लीजिए यहां पर अभी हम आपके सामने एक इमेज बना दे, ध्यान से सुनना। एक पानी है और पानी क्या है, बह रहा है, पानी बहुत तेजी से बह रहा है, उसको कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे केस में एक छोटी सी बिल्डिंग बना के पानी का फ्लो रोकने की कोशिश करी जा रही है, तो पानी उफान पे आ जाएगा। पानी उफान पे आ जाएगा तो पानी बहुत तेजी से दूसरी तरफ बहेगा। तो यहां पे बेटा वाइड नहीं होगा, तो वाइड का ऑपोजिट बताओ क्या होगा, जल्दी से फटाफट से बताएंगे, जल्दी से। वाइड का ऑपोजिट क्या होता है, समझ गए ना आप मैं जो कहना। एक बाल्टी लो, पानी को थोड़ा सा स्लोली गिरा दो। एक बाल्टी को बहुत जोर से किसी के मुंह में मारो, उसे लगेगा चाटा लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या है, ऑप्शन में हल्का सा चेंज आपके साथ किया गया है। ये वाइड नहीं बल्कि ये क्या होगा, नैरो होगा। नैरो मतलब क्या होगा बेटा, ये चौड़ा नहीं होगा बल्कि ये थोड़ा कम कर दिया जाएगा, ये नैरो हो जाएगा, पतला कर दिया जाएगा, सो दैट पावर बहुत ज्यादा जनरेट हो, है ना। जब पानी बहुत ही पतली जगह से आएगा तो बहुत प्रेशर से आएगा, और बहुत बड़ी जगह से आएगा तो स्लो आएगा। तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब एसर्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर आर जो रीजन है वो तो बिल्कुल ही गलत है, उसका कोई लेना देना ही नहीं। आप बताओ आंसर क्या होगा। तो यहां पर हमारे साथ मैम अगर वहां पर वाइड की जगह नैरो लिखा होता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कि ठीक है, एसर्शन तो बिल्कुल सही लिखा है लेकिन आर फॉल्स है। और अच्छा ये बताएंगे कि ये जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये एनर्जी वाला जो हमारा चैप्टर है, उससे हम ये पूरी सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसी बात पे दो चार बात और हो जाए तो अभी तक हमने जो हमारी क्लास में पढ़ी है चीजें, तो एनर्जी मैम हमारी जो ऊर्जा होती है बेटा वो कितने प्रकार की हो सकती है,
जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमारी दो प्रकार की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जो एक हमारी ऊर्जा होगी वो कैसी होगी और एक ऊर्जा कैसी होगी, तो यहां पर लिखेंगे, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझाया था। एक होती है कॉन्वेंशनल, एक होती है बेटा कॉन्वेंशनल एनर्जी, जो कि हमको पारंपरिक तौर पर मिल जाती है ना, ये हमने पढ़ा है। और दूसरी होती है हमारी नॉन कॉन्वेंशनल, ठीक है, जो कि हमारे पास कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, ठीक है, जो कि हम लोगों के पास खत्म ही नहीं होने वाली। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। कैसी रिसोर्स, रीन्यूएबल, जिनको आप जितना भी खत्म कर दो आप इसको क्या करोगे बेटा, खत्म ही नहीं कर पाओगे। तो जो अभी हमने पढ़ी जो टिडल एनर्जी होती है बेटा, वो किसकी होती है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे किसकी होती है। यहां पर आपको समझना होगा कि मैम जो अभी हमने पढ़ी कि जो लहरों से आ रही है वो हो जाएगी, ठीक है। क्या हम विंड एनर्जी कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं, हवा कभी रुकने नहीं वाली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जियोथर्मल कह सकते हैं। अब कौन बच्चा है जो हमें बताएगा, जियोथर्मल, जो धरती के अंदर से गर्माहट उससे बिजली भी बनाई जा रही है, डेफिनेटली सब कुछ बता रहे कहां कहां पर। उसके अलावा आप बताओ जल्दी से और कौन कौन सी हो सकती है। ये अगर एक बार चली गई तो ये नॉन रिन्यूएबल, ये फिर नहीं आएंगी लौट के, है ना, बहुत सालों करोड़ों बाद नहीं आ जाएगी, बट वही दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल सारे के सारे, ठीक है। तो ये बेटा बात आप याद रखना बहुत जरूरी है, ओके। ये हमारे फॉसिल फ्यूल, जितने भी हमारे खनिज पदार्थों से मिलने वाली हमारी क्या है, एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर बेटा सोलर एनर्जी आ जाएगी। अगर अगली बार आपसे ये पूछ लिया जाए कि विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में प्रोड्यूस हो सकती है, तो कौन बच्चा बताएगा। बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपसे कल की क्लास में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा टिडल, तो आप गुजरात बोलोगे, ऑब्वियसली आप गुजरात बोलोगे, आप बे ऑफ बंगाल वाला एरिया बोलोगे। अगर विंड एनर्जी पूछी जाए तो आप राजस्थान बोलोगे, बहुत तगड़ी हवा चलती है आप लोगों को। और अगर आपसे कोई जियोथर्मल पूछे तो लेह लद्दाख वाला एरिया बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और आज का अभी कमेंट सेक्शन जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसमें कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कौन से राज्य में प्रोड्यूस की जा सकती है। ऑब्वियसली जहां पर सनसेट होता है वही राज्य, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा बेहतरीन तरीके से और भी बड़ा रिवीजन। अब अगला सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से सवाल करेंगे अगला, जल्दी से बताओ बेटा आंसर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखें, घटते क्रम में रखना है, यानी कि सबसे ऊपर जो जिसके सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अरे मैम आपको पता है लोहा बनाने के लिए भी, स्टील बनाने के लिए इतना सब कुछ चाहिए होता है, ये तो अब देखो समझनी पड़ेगी बातें। लो आयस्क यानी कि आयरन और कोल और लाइमस्टोन, बताओ अब जल्दी से। सब बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए देवी और सज्जनों इसको जानते हैं। देखो, अगर हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो हम कोई भी चीज इक्वली लेके नहीं चलता कि एक चम्मच नमक डालना, एक चम्मच ही मिर्ची भी डालनी है, नहीं, थोड़ा सा तो देखना पड़ता है ना कि अरे एक चम्मच नमक डालेंगे तो मिर्ची थोड़ी डालेंगे, वरना नमक भी बराबर लगेगा और मिर्ची भी, समझ नहीं आएगा कि नमक ज्यादा है कि मिर्ची, और सामने खाने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि अब करूं तो करूं क्या। तो जब हम यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें एक बात समझनी होगी कि स्टील का प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि हमने आंखें बंद करी और हमारे सामने स्टील का दरवाजा बना हुआ था, जी नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चट्टान, हमारी बहुत पुर्जों के जमानों की करोड़ों साल बीत गए, एक चट्टानों में बहुत ज्यादा सड़न हुई, बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन हुआ, बहुत सारा डेपोजिशन हुआ और हमें फॉसिल फ्यूल मिलने लगा। हमने एक दिन ऐसी धरती को खोद के देखा तो हमें कुछ ब्लैक कलर का चट्टान नजर आया। वो चट्टान हमने निकाली, उसको गर्म करा तो वो पिघल गई और वो बहुत कठोर बन गई। और जो हमें चट्टान मिलती है जिसमें से हम मिनरल्स को निकाल देते हैं वो होता है ओर। ध्यान से सुनना ये बात, ध्यान से सुन रहे हो, ये क्लास 10th का कंसेप्ट है, बट ये आपको क्लास 8 से शुरुआत होते हुए नजर आ जाएगी और क्लास 12 तक खिंच जाती है बात। जो हम धरती में से निकाल के लेके आते हैं वो होता है ओर। अब जरूरी नहीं है कि हम कुछ निकाल के लेके आए धरती में से तो हमें उसमें 100% आयरन ही मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमें उसमें और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स और भी ज्यादा मिनरल्स मिल सकते हैं। इस ओर में से कोई भी एक कंसेंट्रेशन मान लीजिए इसमें से 80% आयरन निकल गया और 20% बेटा वेस्ट निकल गया, तो ये जो ओर होता है ये मेन कहानी के दादाजी है। और जब हम स्टील बनाते हैं तो हमें आयरन ओर की भी जरूरत पड़ती है, हमें कोयले की भी जरूरत पड़ती है, हमें भट्टी में तो पिघलाना है ना ये पूरा ओर, जो हम पत्थर की चट्टान ब्लैक कलर की लेके आए हैं,
ऐसे तो है नहीं कि तुम फूंक मारोगे और पिघल जाएगी, नहीं ऐसे तो नहीं होता है। और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर की भी हमें जरूरत होती है, जो पूरा उसका जो हमें फर्नेस भट्टी वगैरह बनानी है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत होती है वो कोल की ही जरूरत होती है, और ये हमारे एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हमें 1 टन बनाने 8 टन जो है यहाँ पर स्टील चाहिए, 8 टन ऑफ कोल चाहिए होता है। कितना? 8 टन। अगर हम आयरन ओर की बात करें तो 4 टन चाहिए होता है। कितना? 4 टन। और अगर हम चूना की बात करें तो सिर्फ 1 टन चूना चाहिए होता है। 1 टन चूना चाहिए होता है। कितना स्टील बनाने के लिए, ये कौन बच्चा हमारी क्लास में आज हमको बताएगा। 1 किलो स्टील बनानी है, 2 किलो स्टील बनानी है, 10 किलो बनानी है, 10 टन बनानी है, जल्दी से बताओ। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल विकास बेटा, है ना। फ्री की कोई बातें नहीं है, सारी की सारी जरूरी बातें। अब जल्दी से आप बताओ कि अगर हम यहाँ पर 8 टन कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 4 टन स्टील जो है आयरन की ओर इस्तेमाल करें, तो हमें क्या क्या चाहिएगा, ठीक है। 100 टन बनाने के लिए, 8 टन बनाने के लिए, चलो ये भी आज आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, सीधा पूछा जाएगा कि कितने से कितना। कम मात्रा में लगा के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा, 100 गुना भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बता, आप बात याद रखना। बताओ इसको सीक्वेंस में कि मैम कोल पहले आएगा, यानी कि बी पहले आएगा, और बी एक ही में ही पहले है जो कि सी में, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हमें सबसे ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोयला बहुत सारी प्रकार का होता है, और जो कोयले, जो स्टील को पिघलाने वाला यानी कि स्टील का प्रोडक्शन करने वाला कोल होता है, उसको कहते हैं कोकिंग कोल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कोकिंग कोल कहते हैं। कोल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे इग्नाइट, ठीक है, और आपका जो है एंथ्रासाइट, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इसमें से बेटा हम लोगों को, जो हम स्टील और लोहे की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें हमें कोकिंग कोल की जरूरत होती है। अभी जो कोकिंग कोल है, इसकी जो मात्रा है, इसकी जो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब आप बताओ क्यों हो गई होगी खराब? क्योंकि मैम जितना जरूरी था, जितना अच्छा था, उतना ह्यूमन बींग्स निकाल चुके हैं। अब जितना नीचे जाते जा रहे हैं, कोल की क्वालिटी खराब होती जा रही है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलर एनर्जी जैसे कंसेप्ट है ना, ये निकलते आ रहे हैं, क्योंकि एक टाइम बाद तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन रीन्यूएबल है। ओके, चलिए, तो यहां पर क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं देवी और सचनो, बहुत सुंदर सवाल, चलिए करिए, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड अथर्व बेटा, बहुत बढ़िया। विकास, सुमन, प्रांजुल, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। द मेन मिनरल ऑफ ओशियानिक क्रस्ट आर, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज हैं। पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओशियन का भी क्रस्ट होता है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि तुम डूबते जाओगे तुम्हें पानी ही पानी मिले, कहीं तो जमीन पे पैर रखेंगे ना। तो जो ओशियन के हल्का सा नीचे आपको मिलता है वो ओशियन क्रस्ट ही होता है। लेकिन हमें मिलता क्या है वहां पे? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका या फिर निकेल। देखो निकेल नहीं मिलता है, इतनी बात तो आप जान लो, ठीक है। निकेल नहीं मिलता है, बस इतनी बात आप जान लो। अब आप बता दो कि क्या होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। आपको दिखा देते हैं एक फोटो, थोड़ा सा फोटो में दिमाग लगाओगे तो शायद थोड़ा और समझ में आएगा। यहाँ पर ये फोटो आप लोगों के लिए लगाई है। यहाँ पर अपन रह रहे हैं जिसको कि हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। हम कॉन्टिनेंट पे तो रह रहे हैं ना किसी कॉन्टिनेंट में कंट्री मिलेगी, कंट्री में हमारा जो है राजधानी मिलेगी, राज्य मिलेगा, उसके हम किसी जिले में रह रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। लेकिन ये कॉन्टिनेंट समाप्त भी तो हो जाता है। हम मान लीजिए बिल्कुल एकदम मुंबई के शोर पर बैठे हैं, सामने समुद्र दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या है, अब ओशन और ओशन के नीचे इमेजिन करना एक क्रस्ट है। तो मान लीजिए तुम यहाँ पर बैठे हो अपने दोस्तों के साथ और समुद्र के नजारे के मजे ले रहे हो, लेकिन तुम अभी देख नहीं पा रहे हो, बस तुम पानी देख पा रहे हो, लेकिन तुम ये भी नहीं देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं तो पानी समाप्त हो जाएगा। और जहां पर बेटा ये पानी समाप्त होता है उसी को ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। और ये क्रस्ट पर मिलने वाले जो खनिज पदार्थ है उनको क्या कहते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है, ना कि ये सारी बातें। और वो है नन अदर देन हमारी जो क्या होती है, जो हमारी सीमा लेयर होती है। जो हमारी क्या है बेटा, यहाँ पर सीमा नहीं, यहाँ पर क्या है, सिलिका और मैग्नीशिया, हमारी जो सीमा लेयर है, ठीक है, वो हमारी क्या है, हमारी ऑप्शन नंबर ए और सी कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में ही, ठीक है। तो यहां पर आपको मैग्नीशियम और यहां पर सिलिका का ये हम लोगों को ओशियानिक क्रस्ट में भी मिलता है। बात समझ में आई, ठीक है ना मैम। इवन तालाब के पास हम इमेजिन कर सकते हैं, डेफिनेटली तालाब का जो है क्रस्ट में शायद ये मिनरल्स ना मिले आपको, क्योंकि वो तो इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसको तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी खोद के बनाया गया है। यहाँ पर जो है नेचुरल क्रस्ट अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कंसेप्ट याद रखना, थोड़े से इन्होंने 11th 12th की ज्योग्राफी तक खींच दी है,
सीटेट वालों ने, सही सुन रहे हो बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखना है, काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा बहुत ही सुंदर, चलिए करिए। ये सवाल आपको आज के बाद कभी नहीं रुकने वाला, इतना सुंदर से समझाएंगे। ठीक है, चलो मयंक बेटा आंसर कीजिए, जी 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 आंसर कीजिए। वीडियो को लाइक कर देना गाइस प्लीज, हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि फिर चलो लाइक्स आ रहे हैं तो अब हमें जो है बहुत ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर बताएंगे क्या लग रहा है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड इन विच रीजन? किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? इसको समझने के लिए हमें अपने थोड़े से ही दिमाग के दरवाजे खोलने होंगे, ज्यादा नहीं खोलने। अब आप खुद सोचो मैम, एक ऐसा एरिया हो जहां पर बहुत बारिश हो रही हो, जहां पर बहुत हरे भरे पौधे हो, तो वहां पर तो वनस्पति जो प्राकृतिक है बहुत ज्यादा होगी। सूर्य आ जाता है टाइम से, फोटोसिंथेसिस मस्त हो रहा है, बहुत बढ़िया वेजिटेशन मिलेगी। लेकिन जहां पर सूर्य नहीं पहुंच रहा है, बर्फ ही बर्फ है, चट्टाने नहीं है, फर्श नहीं दिख रहा है, तो वो कौन सा एरिया होगा? आइए इसको समझते हैं। तो हमारे पास वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन हमारा जो अर्थ है हमने उसको कुछ हीट जोन्स में डिवाइड करा है। हीट जोन क्यों डिवाइड करा? आप ये खुद दो बोलो कि क्यों करा होगा हीट जोन में डिवाइड। हीट जोन में इसलिए डिवाइड करा है कि अभी तो आपने बताया था कि सोलर इंसोलेशन हर लैटिट्यूड पर अलग पड़ती है, हर अक्षांश पर सूर्य की किरण बराबर नहीं पड़ सकती मैम, ये तो आपने अभी बताया था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने अपने हीट जोन्स को डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के जोन्स में डिवाइड कर लिया समझने के लिए। तो जो सबसे ऊपर वाला जो फ्रिजिड जोन होता है, या फिर उसी को ही क्या कहते हैं, उसी को ही यहां पर मिलने वाली टूंड्रा वेजिटेशन है। ठीक है, यानी कि जो हमारे इक्वेटोरियल एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। आंसर मत चेंज करो, फ्रिजिड रीजन में टूंड्रा टाइप की वेजिटेशन मिलती है। टूंड्रा इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप देखो जो बीच का एरिया है, जो टॉरिड रीजन कहते हैं हम इसको, इंग्लिश में भी क्या कहेंगे इसको, सॉरी हिंदी में भी इसको टॉरिड। यहां पर लाल बनाया है, क्यों बनाया लाल जल्द से बताओ, देखते हैं कौन बताएगा और कौन बच्चा समझ पा रहा है इसको। ठीक है आंचल बेटा जल्दी से बताओ, ठीक है जल्दी से बताओ आंसर। आपको ये जो बीच वाला टॉरिड एरिया है ये क्यों इन्होंने ऑरेंज कलर से दिखाया है? ठीक है, क्योंकि हीट ज्यादा है, धूप ज्यादा पड़ रही है। क्योंकि मैम जो यहां पर डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर सन हम यहां पर बना दे रहे हैं, वैसे सन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम यहां पर सन बना पा रहे हैं तो यहां पर तो फटाफट से हीट पहुंच जाएगी। लेकिन यहां पर देखो ना कितना ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, तो इसीलिए इनको हीट जोन्स, जहां पर बिल्कुल ब्लू है यानी कि एकदम ठंडा है, टेम्परेट में बहुत महसूस होता है मस्त मस्त सा, लेकिन जो रेड एरिया है यानी कि जो ऑरेंज है वहां पर डायरेक्ट सन की रेस पड़ रहे हैं। ओके, तो इसीलिए तो ये जोन्स हैं। तो ये फोटो ले लेना, इसको सेव कर लेना, जहां पर भी नोट मेकिंग करो वहां उसको बना लेना, बहुत जरूरी है। अब कोई बात नहीं, हम तुमको और बड़ी फोटो दिखाते हैं, चिंता परेशानी क्यों करनी है। ये देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है हमारा कुछ क्लाइमेटिक जोन्स, जैसे कि जो ब्लू वाला एरिया है वहां पर हमको टूंड्रा वेजिटेशन, जो पेंगुइन देखे हैं मूवीज में, अभी पांडा हो गया, पेंगुइन हो गया, अभी इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा विलुप्त हो रही है, आइसलैंड ग्रीनलैंड वाले एरिया में आपको मिलेंगे, है ना। बहुत बढ़िया श्रेया बेटा। तो जो ऊपर वाला जो हमारा ब्लू एरिया है बेटा, उसी में जो हमारा फ्रिजिड जोन है ना, जो हमारा फ्रिजिड है, एकदम फ्रीज हो गया है, फ्रिज का पूरा एकदम ठंडा है, हाथ रखोगे फ्रिज में तो हाथ कांपने लगा, फील नहीं होगा, इतना ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारा भारत लगभग यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ये तो मैम हम पढ़ चुके हैं अपने भारत का। नीचे वाला हिस्सा कैसा है, ट्रॉपिकल भारत है, क्योंकि वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, इक्वेटर के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है। और ऊपर वाला जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, इसीलिए लेह लद्दाख में ठंड होती है और केरला में बहुत गर्मी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेनू बेटा सारी बातें समझ में आएंगी। तो जो भी सारी ये तरीका होता है, ये तापमान का यहाँ पर हीट जोन है ये। ठीक है, तो इन हीट जोन के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझने को मिलेंगी। तो अब आप बताओ कि जहां पर बर्फ पड़ रही है, जहां पर सूर्य नहीं पहुंच रहा है, कल को तुम लोग देखो सर्दियों में कैसे बेचारे पेड़ पौधे सूख जाते क्योंकि धूप नहीं आती है, 15-15 दिन तक धूप ना निकले तो कैसा हो जाएगा। समझ रहे हो बातों को? तो रिमेंबर कि हमारा आंसर होगा यहाँ पर टूंड्रा रीजन जो है, जहां पर हमसे वेजिटेशन का सवाल पूछा है। ओके, तो हमारा टूंड्रा सही आंसर होगा। चलिए, और अगर तुम लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर सवाल बदल दिया जाए, रुको यहाँ पर बेटा, अगर तुमसे सवाल बदल दिया जाए,
अब बताओ, बहुत ज्यादा घनत्व है भाई वेजिटेशन का, जो वनस्पति बहुत घनी है, जंगली जंगल है, आसपास कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। कभी कभी फोटो में देखा है, कभी फोटो में देखा है अरुणाचल प्रदेश मेघालय को फोटो में देखा है, प्लेन खो जाते हैं वहां पर, इतनी वनस्पति है, ढूंढ नहीं पाए। इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन वहां पर खो गया था, आज तक नहीं पता गया कहाँ। ठीक है, अब बताओ, तो आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अपने से क्या पूछा है, जहां पर कम। ठीक है, तो जहां पर बर्फ होगी, रेगिस्तान एरिया होगा, ठीक है, वो सारे एरियाज पर हम लोग वेजिटेशन नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, हर एक जोन का अलग अलग यहाँ पर विचारधारा होती है, और इसी प्रकार से आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए अगला सवाल कीजिए जल्दी से। ठीक है, असर्शन और रीजन का ही आज पूरा खेला है भाई साहब। द वॉटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी, नमकीन पानी खारा होता है। हाँ, वो तो हमें पता है कि गांधी जी ने यहाँ पर क्या है, आंदोलन भी किया था, सिविल डिसोबीडियंस करा था, वो नमक बनाया था। क्यों उन्होंने दिल्ली में नमक नहीं बनाया, क्यों उन्होंने गुजरात में नमक बनाया? क्योंकि समुद्र के पास थोड़ा बहुत नमक तो ज्यादा होता ही है ना। उसके बाद बेटा याद रखना, दूसरा क्या पूछा है, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। क्या ये बात दोनों सही है? बताओ जल्दी से, क्या लग रहा है आंसर? दोनों ही करेक्ट है। देखो बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें पता है कि बिकॉज ओशन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, जिसको कि हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। जो हम नमक खाते हैं उधर से ही आता है सारा, देश का नमक, टाटा नमक, है ना। सोडियम क्लोराइड जो बेटा हम आम भाषा में यूज नहीं करते हैं, हम आम भाषा में इसको नमक कह लेते हैं, थोड़ा आसान लगता है। वरना दुकान पे जाके बोलोगे भैया थोड़ा सोडियम क्लोराइड देना, तो दुकान वाला बोलेगा नहीं है, बाद में आ जाना, बाद में मंगा दूंगा। तो ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन हम इसकी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये देखो, यहां पर होता ये है कि जो हमारा बारिश का पानी होता है वो खारा नहीं होता है। बारिश का पानी बहुत बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये है हमारा बादल भाई साहब। ठीक है, ये है हमारे बादल भाई साहब, इनके पास थोड़ा अच्छा पानी होता है, लेकिन हमारे पास यहां पर है चट्टाने, है ना, यहां पर है पेड़ पौधे, याद रखना, और यहां पर है हमारे पास समुद्र। ठीक है, अब होता यह है कि जब ये पानी बरसेगा, क्योंकि ये पानी इसका काम है बरसने का, और ये कभी ना कभी यहां पर होते 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 समुद्र से मिल जाएगा, तो यहां से बहुत सारा सॉल्ट जो है, जो मिनरल से निकल के आता है, जो खनिज पदार्थ का सॉल्ट है बेटा, वो यहां पर जमा होता जाएगा, वो जमा होता जाएगा यहां पर। ठीक है, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई, ये तो यहां जमा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो खारा पानी जो है वो कभी इवेपोरेट नहीं होता है। फ्रेश पानी, जैसे ही सूरज की किरणें लगेंगी तो यहाँ पर साफ पानी इवेपोरेट होकर दोबारा बादल बन जाएंगे, लेकिन पानी में नमक कहीं नहीं जाने वाला, नमक यहीं पर रह जाएगा, नमक इवेपोरेट नहीं होता। अगर नमक भी इवेपोरेट हो जाता तो क्या ह्यूमन बींग्स नमक को कंज्यूम कर पाते? नमक ऐसे ही तो बनता है, पानी को उबालते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है, नमक बन जाता है। ऐसे तो किया था गांधी जी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस में, है ना। अदरवाइज अगर नमक भी जो है इवेपोरेट हो जाता तो अपने पास कुछ बचता नहीं, फिर हम दोबारा जो है बादल से नमक मांगते। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये समझना होगा कि नमक नीचे रह जाता है और पानी से दोबारा बादल बन जाते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओशियन वाटर सॉल्टी होता है क्योंकि चट्टानों से टच होके वो आ रहा पानी अपने साथ नमक लेके डिपॉजिट कर रहा है समुद्र में, और समुद्र में डिपॉजिट कर रहा है तो वहां पर बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट हमको मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत सुंदर फीचर है, ये भी लगभग 11-12 क्लास तक खींचा जाने वाला फीचर है, बट हमारा गोल यहाँ पर सिर्फ सीटेट नहीं है। सीटेट एक रास्ता है जो हमें पार करना ही करना है, हमारा मेन गोल एसएसटी का टीचर बनना है, राइट। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन करेंगे। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड इज कॉल्ड। अब हो ये रहा है हमारी कहानी में कि हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तुम अभी अपना काम कर रहे हो, हमारी यहाँ पर एसएसटी की क्लास चल रही है, उदय सर की थोड़ी देर बाद मैथ्स की क्लास चलेगी, शाम को हिमांशु मैम की सीडीपी की क्लास चलेगी, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के भी बहुत सारे फीचर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आइए इस फोटो में देखते हैं पहले कि कौन क्या काम कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर ये दिखाया जाए कि जो हमारा ये वाला फोटो है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर हमें जो डिपोजिशन हो रही है वो बर्फ के वजह से हो रही है, यहाँ पर जो डिपोजिशन हो रही है वो पानी की वजह से हो रही है, समुद्र के पानी के। यहाँ पर जो डिपोजिशन है या पूरा इसका इरोजन हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, और जो आपको उधर दिखा जा रहा है वो क्या है,
चलिए यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। अगर बेटा हम लोग यहाँ पर इस पूरी की पूरी कहानी को देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा शतरक शेल यानी कि मशरूम रॉक है उसको नेम कर सकते हैं, जो कि मशरूम के शेप जैसा दिखता है। जल्दी से बताओ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हम इसको मशरूम रॉक लिख सकते हैं? मशरूम रॉक लिख सकते हैं हम इसको? जल्दी से बताओ, ये मशरूम रॉक किसने ऐसा किया होगा? इसका हाल कौन इसको टच करके गया भाई? कौन इसको जो है यहाँ पर टच करके गया? तो ये तो हमारा मशरूम रॉक यहाँ पर हो जाता है। बाकी यहाँ पर कौन बच्चा बताएगा बाकी सारे हमारे जो सवाल हैं? जल्दी से बताओ। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मैम हमारा क्या है, जो मशरूम है उसके साथ बहुत सारा वेदरिंग हुआ और इरोजन हुआ, जो कि हम कौन से सॉइल अवसादी वाले में जो हम सारी चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो यहाँ पर कटाव हो गया। कटाव इस प्रकार हुआ कि यहाँ पर सारी मिट्टी चली गई। पहले एक बराबर चट्टान होती होगी, सारी की सारी चीजें इस पर निकलती रही धूप पानी और इसका अवशेष निकलता रहा, इसका कटाव होता रहा। तो ये होते हैं मशरूम रॉक। अब आ जाते हैं हम लोग, जो हमारा पहला आंसर है बेटा, ये जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है इसको कहते हैं लोवास, जो कि यहाँ पर हवा से जमा हो रहा है। विंड सेडिमेंट्स जिसको कहते हैं, हवा से जमावड़ा होने वाला डेपोजिशनल फीचर, डिपॉजिट होने वाला, बैंक अकाउंट में हमारे जमा होने वाला। तो हमारा आंसर है जो हवा से जो है यहाँ पर क्या है, जमा होने वाला पवन से, वो हमारा क्या होता है? लोएस होता है। इसको हिंदी में भी लोएस कहते हैं। मशरूम रॉक हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पर क्या है, अब खुद ही समझ लोगे, मोरेन यानी कि हिम मोड। अब जिसमें हिम ही आ गया तो उसका मतलब क्या समझ सकते हो? एक तरीके से हम लोगों को यहाँ पर ये बात समझनी है कि इसको कौन करता है बेटा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। जो मोरेन होते हैं उसको, जिसमें हिम आ गया यानी कि हिमालयस, हम इसको याद रख सकते हैं एज अ ट्रिक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मोरेन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे किसके द्वारा? ग्लेशियर द्वारा, बर्फ की चट्टानों द्वारा जमा किया गया फीचर है ये, याद रखना बहुत ज्यादा। ऊपर बचता है कौन सा? जल्दी से बताओ। ऊपर बचता है स्टैक। ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कोई चीज रख दी गई है, तो इसको हम लोग स्टैक कहेंगे। जैसे कि तुम लोग अपने बुक के ऊपर बुक रख दिए हो, जूम करके देखोगे पीडीएफ मिलेगी तो समझ आएगा कि ऐसा लगता है कि स्टैक जमा हो गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टैक ये होता है हमारा इंग्लिश में। अगर हम स्टैक से पूछे कि भाई ये स्टैक किसने किया, तो इसमें किसका लेना देना होगा? मैम ऑब्वियसली हम स्टैक में बोलेंगे कि इसमें पानी का लेना देना होगा, रिवर का लेना देना होगा, वेव ऑफ द ओशियंस का लेना देना होगा। ऋतु बेटा बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी वेव्स लिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको जितनी भी बार बोलेंगे उतना ही कम रहेगा। चारों को एक बार फिर से याद करते हैं। मोरेन्स यानी कि हिमोड, और उसमें हिमालय आते हैं, तो अब हम मोर और हिमालय का रिश्ता नहीं बोलने वाले, फोटो भी दिखा दी। उसके बाद आता है स्टैक्स। स्टैक्स यानी कि मान लीजिए तुम घूमने जा रहे हो, है ना, जस्ट लाइक बर्गर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया मोटिवेशन है ये, कि बर्गर की तरह लग रहा है कि नीचे बर्गर ऊपर बर्गर और बीच में आलू की टिक्की। ठीक है, और खाने की बातें नहीं करेंगे क्लास के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टैक जैसा, जो कि क्या है, पानी से लेना देना रखता है। तो तुम ऐसे इमेजिन कर लेना कि हाँ, आप लोग घूमने जा रहे थे, नौकरी लगने के बाद, सीटेट क्लियर करने के बाद बड़ा मजा आ रहा था, और फिर पानी में, समुद्र में बैठ के बर्गर खा रहे थे, और बर्गर यानी कि स्टैक्स। उसके बाद बचता है मशरूम, और मशरूम यहाँ पर क्या है? मशरूम खाने से बहुत ज्यादा विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी कहाँ मिलता है? ज्यादातर रेगिस्तानी एरियाज में हम लोगों को थोड़ा सा विटामिन डी ज्यादा मिलता है, तो उसकी कोई शॉर्ट टिक बना लेना, है ना। ऐसे बीच बीच में खाने की बात करते हैं तो भूख लग जाती है। बाकी भाई इसको लोएस को याद रख लेना। तो हवा आई तो तुमने बोला लो हवा आ गई चादर ओढ़ लो, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक जरूर बना लेना, क्योंकि ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको लिख लेना कहीं पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा सवाल हो गया, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक बारी में वो वर्ड्स याद रहे, बिकॉज आपको पता है SST समुंदर से भी बड़, पता नहीं विश्व गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ा है। जब हमें गैलेक्सी से लेके एक मिट्टी के बारे में ही पढ़ना है, तो SST का तो भैया तुम सोच ही सकते हो क्या क्या पढ़ना होगा। किसी में और में इतना सिलेबस नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ा सा बड़ा, हाँ ठीक है। हाँ नहीं, हमें तो पूरा जहां से शुरुआत हो रही है ना, पृथ्वी क्यों टकराई भाई, पृथ्वी में बिग बैंग थ्योरी आई, क्यों क्या हुआ, हमें सब पढ़ना है। हमें दुनिया से सारा ब्रह्मांड पूछा जाएगा। ये क्यों पानी इस दिशा में बह रहा है, ये कितने किलोमीटर बह रहा है, ये क्यों बह रहा है, अरे हमें क्या पता, हमें क्यों यहाँ पर SST को इतना वास्ट बना दिए है। ठीक है, बहुत नींद आ रहा है, क्यों भाई मौसम में आज बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल करेंगे, फटाफट से अगला सवाल करेंगे। ये थोड़ा वेजिटेशन वाले चैप्टर से जो है यहाँ पर है सवाल। कोशिश यही की जा रही है यहाँ पर पूरी की पूरा मिक्स पढ़ाया जाए टॉपिक्स, सो दैट रिविजन बहुत अच्छे से हो। ठीक है, रमन कौर बेटा, चलिए, है ना, चलो
बताओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट कोई दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जहां पर हमें वनस्पति और वनों के बारे में पूछा है। ऐसे वन जो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, उनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, सालों भर वर्षा होती है, ओ हो बहुत बड़ी, ये हमारी तरह इनके पास सालों साल वर्षा रहती है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर मिलने वाली जो कुछ पेड़ पौधों की प्रकृति का जो यहाँ पर दिया गया है वो है रोजवुड, आइबनीज, महोगनी, इस प्रकार के वनों को महत्वपूर्ण जो है वृक्ष जो लकड़ी बनाने के सारी चीजों के बहुत ज्यादा काम आता है। दीज फॉरेस्ट अकर इन रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स। अगर इक्वेटर के पास है तो टेम्परेट तो हो नहीं सकता, टेम्परेट तो मैम आपने नीचे दिखाया था, ठंडा ठंडा है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल डिसिडियस में बारिश हमेशा नहीं होती है। ठीक है, ये आपको हम बता देते हैं। और बचता है कॉनिफेरस, कॉनिफेरस भी आपको इक्वेटर के पास नहीं मिलेंगे बल्कि इक्वेटर से दूर मिलेंगे। तो इक्वेटर जहां पर सदाबहार हरा भरा रहता है, सदाबहार हरा भरा, बारिश भी धूप भी सब कुछ मस्त मौला मजेदार। तो बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कॉनिफेरस भारत में मिलता है एब्सोल्युटली, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कह रहे, उत्तराखंड, हिमालय के एरिया में कॉनिफेरस के ट्रीज पता है कैसे दिखते हैं, क्रिसमस का पेड़ देखे हो, बिल्कुल वैसे दिखता है। इनका ऐसा ऐसा सा दिखता है, ऐसा ऐसा, सारे समझ गए ना तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्रिसमस का पेड़ ऐसा कोई नहीं, अभी क्रिसमस आने भी वाला है। ऐसे ऐसे जो पेड़ होते हैं कोनिकल, क्या ये हमें अपने घर के बाहर दिखते हैं? अरे कहाँ दिखते हैं, अपने को तो शहतूत का, आम का, नीम का ये पेड़ दिखता है, पीपल का, है ना। तो बेटा जो आम एरिया में देखने को मिलते हैं वो हम लोगों को जो है भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की होते हैं, इनका पतझड़ भी नहीं होता है, होता भी तो दिखाई नहीं देता है क्योंकि बहुत घने होते हैं। और एवरग्रीन सदाबहार यानी कि क्या है, तो यहाँ पर आपको दिलीप बेटा याद रखना होगा कि एवरग्रीन इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली बारिश होती है, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर। हाँ, इवन जम्मू कश्मीर जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाओगे तो आपको क्या है, ट्रायंगुलर शेप की कोनिफरस ट्रीज, जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ओके, डोरेमोन भी आया हमारे क्लास में, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इनमें यही सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा थिक होते हैं बेटा, और इनको लगभग पूरा साल बारिश मिलती है, पूरा साल बारिश होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, अगला सवाल करेंगे हमारा फटाफट से, बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1992 में। सतत विकास का अर्थ क्या है? मुख्यत नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, या फिर हमें अपने संसाधनों को सीमित उपयोग करना चाहिए, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव करना चाहिए। संबंधियों के लिए तो हम वैसे ही ना बचाएं, रिलेटिव्स तो हमें वैसे ही इतने ज्यादा खूंखार लगते हैं, है ना, हमें क्या लेना देना उससे। या फिर हमें हर प्रकार के संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, केवल आवश्यक जो है आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। कंजर्व ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज, यूज ओनली एज पर रिक्वायरमेंट एंड सेफ फॉर फ्यूचर यूज। और अगर आपका दिमाग थोड़ा खुराफाती है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आप जानबूझ के बिजली का स्विच छोड़ के जाएंगे चलता हुआ, आप एसी छोड़ते हो चलता हुआ छोड़ के चले जाएंगे कि सामने वाले को फायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें खुराफाती नहीं, लेकिन हमें एक नेक इंसान मानना चाहिए। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपने संसाधनों को इस प्रकार यूज करें कि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों को भी वो चीज मिल पाए, क्योंकि कुछ चीज ऐसी हैं जो समाप्त हो जाएंगी, जिनकी एक डेडलाइन है। ठीक है, जैसे कि आप क्या बोलोगे, जो कि हमारी नॉन रिन्यूएबल है, एक बार चली गई तो वापस नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो जब आएंगी जब इंसान समाप्त हो जाएंगे शायद, क्योंकि उनको तो मिलियन साल लगते हैं बनने में, और जब तक इंसानों की तो 100-200 साल भी नहीं होती उम्र, 70-75 साल उम्र होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, ये बात है आप लोगों को पता होनी चाहिए। रिलेटिव्स को तो हम क्यों बचाए, रिलेटिव्स के लिए वैसे ही वो हमारा इतना ज्यादा बुरा नहीं चाहते हैं, बहुत बढ़िया होता है रिलेटिव्स, है ना, बहुत अच्छी चीज होती है रिलेटिव्स। अगर आप समझ गए ना, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, पता चला हमारा कोई रिलेटिव वीडियो देख रहा हो और क्या ही बोले। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सवाल है, जल्दी से करो, जल्दी से करेंगे सभी प्यारे बच्चे, है ना। कुछ भी हो सकता है भाई, ये दुनिया ऐसी है, एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। 6, 7, 8 एनसीईआरटी की, एसएसटी की एनसीईआरटी से 40 से 50 नंबर आ सकते हैं क्या? चेतन शर्मा जी का बहुत ही 1 करोड़ का प्रश्न है, और हम बोलेंगे कि हाँ आ सकते हैं। ठीक है, बट 60 नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए। और तुम एक बात बताएं कि 9, 10 की पढ़ के भी 40 आ सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आ सकते हैं,
बट मैं तो कहूंगी 6 to 12 ही पढ़ो। एज ए टीचर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमेशा फोकस करो 6 to 12 के एनसीईआरटी पे, बिकॉज सिर्फ सीटेट पढ़ने के लिए पेपर नहीं करना है। सीटेट एक रास्ता है, बस वो पार हो जाएगा, आगे आने वाला मंजिल बहुत दूर है अभी। ओके चलिए बताएं। टेरेस फार्मिंग साइट्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, क्या करना होता है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली में बच्चों होता ही है कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था कि हमारे यहाँ पर अगर मैम हम देखें कि अगर ऐसा स्लोप होगा और मान लीजिए पानी आ रहा है, तो पानी एकदम से निकल जाएगा और पानी एक तरीके से यहाँ के ये वाले एरिया में इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर टेरेस यानी कि एक तरीके से सीढ़ियां टाइप का स्ट्रक्चर बना दे और इसका पानी को थोड़ा सा यहाँ पर क्या करें, इस प्रकार का स्ट्रक्चर खोद के थोड़ा सा ऐसा बना दे, तो यहाँ पर एक तरीके से आप देख सकते हो, ये उत्तराखंड असम वाले एरियाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, कैसी फार्मिंग कहते हैं बेटा, टेरेस, जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होती है। तो होता ही है कि बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ये एक प्रकार की ऐसी कृषि है कि पानी थोड़ा रुक जाए, पानी का फ्लो जो 1 मिनट में हो रहा था वो 1 घंटे में हो जाए। पानी रोक नहीं सकता, वो तो आपको भी पता है, वरना बाढ़ आ जाएगी, है ना। तो बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये माउंटेनियस रीजन्स में उत्तराखंड, हिमाचल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाली एक प्रकार की कृषि है। ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार की होने वाली कृषि है जिससे मात्र हम क्या कर सकते हैं, पानी के फ्लो को थोड़ा रोक सकते हैं। कि पानी जो बहुत गुस्सा था, हमने उसको मनाने के लिए अपने रास्ते को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, है ना। यस एग्जैक्टली बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा होता है और आसाम में जहां पर चाय के बहुत ज्यादा बागान है, वहां पर हिमाचल के जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पर हिमाचल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हम लोगों को देखने को मिलती है। इसी प्रकार से कृषि के भी बहुत टाइप्स होते हैं। कृषि मतलब कृषि नहीं, एक कृषि की आप अपना पेट पालने के लिए सारी चीजें कर रहे हो, एक कृषि की आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, एक कृषि जहां पर आप बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल कर रहे हो जिसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, है ना। झूम कल्टीवेशन मतलब होता है कि आप झूम के काम कर रहे हो, नहीं, झूम कल्टीवेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको कि आम भाषा में झूम कहा जाता है। अलग अलग देशों में उसका अलग अलग नाम है, मिल्पा नाम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो शिफ्टिंग है वो एक एरिया को छोड़ के दूसरी जगह जब शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी जब तक वापस आएगी तो उसको यूज कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, साइकिल की तरह शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो बेटा बताओ आंसर क्या होगा। क्या हमें यहाँ पर बीजों को बचाना है कीटों से, कि भाई उसको कीड़े ना खा जाए, हमको ये गोल है। क्या हम पानी टुकड़ों के भीतर रुक सके, ये चाहते हैं, या फिर हम खाद ना बह जाए, ये चाहते हैं, या क्रिएट डिस्टेंस अमंग डिफरेंट क्रॉप, हमने जो फसल लगाई उनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आंसर ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा कि मैम हमारा जो पानी है हम उसको रिटेन करना चाहते हैं। रिटेन बहुत सुंदर सा वर्ड है, रिटेन बहुत बहुत बोला जाता है कि जो नॉलेज गेन कर रहे हो, जो ज्ञान है उसको यहाँ पर अपने भीतर रोक लो, उसको रिटेन कर लो अच्छे से। तो आंसर हो जाएगा रिटेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बताएं जल्दी से, आपके बहुत सारे जो भी डाउट्स होंगे वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फॉरेस्ट टाइप की पूरी क्लास कराएंगे। शुरू होता है हमारा बहुत सारा ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन डेल्टा में मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है। अब बताओ क्या दिक्कत परेशानी। ठीक है, ठीक है, अब हमारी ज्योग्राफी, नेक्स्ट हिस्ट्री और फिर पॉलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच शगुफ्ता बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, अब यहाँ पर डेली क्लासेस बिल्कुल डेफिनेटली वेरी सून वील बी स्टार्टिंग विद, यहाँ पर जो है डेली क्लासेस का पूरा कंसेप्ट हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं जल्दी ही। ठीक है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है बेटा, जब स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें अलग अलग पदार्थों की जरूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमें सिर्फ आयरन हो, हमें यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेसेस बनाने होते हैं, हमें हीट चाहिए होता है कोयले से, तो वो उतना ज्यादा हीट चाहिए होगा कि वो बहुत भारी भरकम लोहे की चट्टान पिघल जाए, वो लोहे का ओर पिघल जाए। समझो, ज्यादा आग चाहिए, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, उतनी ज्यादा आग लगानी पड़ेगी। छोटे से कोयले से तो नहीं पिघला सकते, इसलिए ज्यादा कोयला चाहिए होता है। जो भट्टी बनाई जाती है उसमें 1 टन लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर होता है वो चाहिए होता है, और जो मेन चीज है जिसको पिघला के स्टील बनाओगे वो कम बीच का चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, पेपर 2 के लिए कौन सी बुक ले, कोई बुक मत लो, एनसीईआरटी ले लो, और प्रीवियस ईयर का यहाँ पर ये चल ही रहा है, इसको अच्छे से करो, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपका बहुत 3-4 बार से नहीं क्लियर हो रहा था ना पेपर, तो मैं यही बोलूंगी कि आपको बेटा स्ट्रैटेजी ही चेंज करके कुछ फायदा मिलेगा। अगर वही
पिछले 3 बार से कर रहे हो, 4 बार से कर रहे हो और नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिजान बेटा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश बहुत ही ज्यादा ऐसे एरिया में आता है जहां पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन है। तो ज्यादा वेजिटेशन कहाँ पर होती है, वो आप यहाँ पर लगा ही सकते हो। ठीक है, तो वहां पर ठंड भले ही हो, वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो टेम्परेट जोन में नहीं बल्कि प्रॉपर टॉरिड जोन में आएगा, बहुत ज्यादा वनस्पति है वहां पर। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए। क्लास का टाइम इज 12:45। ओके, हाँ, टेलीग्राम चैनल भी बनाने का सोच रहे हैं और उसकी लिंक अगले क्लास में आपको मिल जाएगी, स्क्रीन पर दे देंगे और नाम बता देंगे क्या है, और उस पर सारी जो है नोटिफिकेशन या क्लास होगी नहीं होगी, सारी जो भी अपडेट्स रहती है वो आप अपडेटेड रहो, ताकि है ना आप अपनी सारी चीज अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओ। सो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, एंड सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, एंड आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच रेवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।